सर्वप्रथम देश की युवा पीढ़ी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाइस चांसलर श्री एम.एस. चौहान जी का मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इस विशाल प्रांगण में हमें आप लोगों के बीच प्रस्तुत होने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। श्री शिवेंद्र कश्यप जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और हम लोगों के साथ मिलके इस अद्भुत कार्यक्रम को बनाया। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री रविंद्र सिंह बिष्ट जी, डायरेक्टर चाणक्य लॉ कॉलेज, वैभव जी और अंशुल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बताना चाहता हूं आज का कार्यक्रम किस वजह से आयोजित किया गया। आप लोगों ने देखा होगा मित्रों कि रीडिंग हैबिट कम होती चली जा रही है ना। रीडिंग हैबिट से क्या होता है, आपकी माइंड सेल डेवलप होती हैं, वो चीज हम छोड़ते जा रहे हैं और जिससे माइंड सेल मेरी डैमेज होती हैं वो हम स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा यूज करते चले जा रहे हैं। संविधान ने हमें कहीं अधिकार दिए हैं तो कहीं ना कहीं कर्तव्य भी दिए हैं। हमारा कुछ देश के प्रति कर्तव्य बनता है। कहीं ना कहीं हमारे अनुशासन में हमें कमी महसूस हुई तो हम यूनिवर्सिटीज में गए, जाते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को मिलती है, बहुत सारी ऐसी देखने को मिलती है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी कारण हमने ये 4 टॉपिक पे व्यक्तित्व विकास, कानून का पालन, समाचार पत्रों का योगदान और रीडिंग हैबिट पे आप लोगों के बीच आने का निश्चय किया। और इसका कारण क्या है कि यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, अच्छाई धीमे धीमे सिखानी पड़ती है। स्टूडेंट्स अपने नंबर के खेल में लगे होते हैं, अपने यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ते हैं, उससे अलग क्या कर सकते हैं, उसी के लिए हमने अपने बीच कुछ विद्वान वक्ताओं को बुलाया है। मुझे उम्मीद है आप उनके विचारों को ध्यान से सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। थैंक यू। छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम में अमर उजाला पेपर के तत्वाधान में जी.बी. पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के साथ नागरिकता की जिम्मेदारी विषय पर एक चर्चा का विषय रखा गया है और इस विषय पे मैं अमर उजाला के जी.एम. वर्मा जी का और नागेश जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने ये मौका दिया कि कानून के विषय पे हम कुछ बात रख सकें। और प्रोफेसर कश्यप जी का भी धन्यवाद मैं करता हूं। अभी जब हम आए तो प्रोफेसर साहब ने एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की जो 1960 में बिल्डिंग स्टैब्लिश हुई थी और हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था, मैं वो सारे अभी देख रहा था तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक चूँकि हरित क्रांति की जननी ये विश्वविद्यालय है जिसने कि भारत को अन्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। नहीं तो एक दौर वो भी था जब अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था और शास्त्री जी ने उस समय एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। तो ये बहुत अहम विषय है कानून का। आई होप कि आप लोग पिछले 1-1.5 घंटे से आप लोग सुन रहे हैं। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा।
मैं कुछ कानून की चीज़ें आपको कुछ एपिसोड, कुछ घटनाएं मैं आपको बताऊंगा, जिसके साथ आप अपना जीवन किस तरह कानून के साथ रह के, क्योंकि देखिए कानून तो एक ऐसी चीज है, आपके जन्म से लेके आपकी युवावस्था, आपकी वृद्धावस्था तक आपके साथ रहेगा। और जब आप परिवार में जन्म लेते हैं, जन्म से ही आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। अपने परिवार से ही नियमों का पालन शुरू कर देते हैं। आपके पेरेंट्स आपको बचपन से ही, बच्चा चाहे वो 1 साल का हो या उससे कम का हो, उसी को ट्रेन करना शुरू कर दिया जाता है कि चल भाई ले खा ले चल बोल ले, या चल ये सुना दे, कुछ तोतली आवाज में कुछ सुना दे। तो वहीं से ही आपको एक पारिवारिक नियम का पालन करने का, अगर आप नहीं किया तो थोड़ा सा कुछ डांट भी पड़ती है। कोई गेस्ट आए घर में, चल भाई पोयम सुना, ये वाली पोयम सुना, कुछ ऐसा कर, तो दबाव तो रहता है, नियम का दबाव है। और नहीं किया तो पता चला परिवार में जब गेस्ट गए तो पता चला 2-4 थप्पड़ भी पड़ गए। ऐसा कुछ हुआ होगा, सभी के साथ होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो कहने का यह है कि कानून हमारे जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। और बगैर, अगर देखिए कानून अगर नहीं हुआ तो जंगल राज होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। और कानून की वजह से ही आप लोग आज इतने स्वतंत्र हैं, आराम से आप लोग बैठे हुए हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, रात में आप आना जाना चाहें कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप निर्भीक होकर आप यहाँ से रुद्रपुर जाना चाहें या दिल्ली जाना चाहें या बॉम्बे जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, दिन हो या रात, कभी भी जा सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं। ये इसलिए है कि देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कानून का राज है। और ये कानून का जो राज है, ये आज से नहीं, ये हमारे, सबसे पहले हम बात करें, हमारे घर से ही चलता है। हमारे घर से कुछ, हमारे घर के कुछ नियम कायदे होते हैं, हर घर के अपने कुछ नियम कायदे। फिर अगले आपका समाज, आप जिस समाज से संपर्क में हैं, जिस समाज से आप आए हैं, उस समाज के अपने कुछ नियम कायदे, आपको वो फॉलो करने। उसके बाद आप जिस देश में रह रहे हैं या जिस राज्य में रह रहे हैं, वहां के नियम कायदे आपको फॉलो करने। तो कानून का बनने का जो सिलसिला है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। अगर हम अपने सांस्कृतिक धार्मिक पहलू से देखें तो मनुस्मृतियां हैं, वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके सामाजिक संरचना को व्यवहारिक रूप से चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम वगैरह बनाए गए। उसके बाद अगर हम फिर मिडिल वेयर में आ जाए या ब्रिटिश टाइम पे आए कि भारतवर्ष में जो कानून का लिपिबद्ध किया गया, कानून को लिखित रूप में जो कहा किया गया है, ये लगभग ब्रिटिश पीरियड से हुआ है। 1765 के आसपास से ये शुरुआत हुई है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम से इसमें लिखित चार्टर्स आए हैं और नियर अबाउट 1850-60 के आसपास वो युग ऐसा था कि लगभग पूरे देश में ब्रिटिश राज कानूनी रूप से स्थापित हो गया और वहां से, उस दौर से आप भारत में नियम बनाने की एक शुरुआत हुई। आज जो आप लोग, आपके आसपास कभी कोई आपराधिक घटना होती है, चोरी है, चकारी है, डकैती है या कुछ इस तरह के घरेलू हिंसा कुछ हो रही, तो ये नियम उस समय बना दिए गए। आईपीसी एक है आपका, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860,
आज भी अगर किसी के खिलाफ एफआईआर करनी है, किसी को जेल भेजना है, किसी को सजा देनी है, तो 1860 का कानून चल रहा है, ब्रिटिश पीरियड। 1800 से लेके 1947 तक लगभग बहुत सारे कानून। अब कानून बनना अलग है, प्रक्रिया है, और उसका पालन होना, यह जरूरी नहीं कि जो भी सरकार कानून बनाएगी उसका पालन ही होगा। अगर ऐसा होता तो आज शायद कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं हो रहे होते, चोरी नहीं हो रही होती, हत्या नहीं हो रही थी, छेड़खानी नहीं हो रही होती, कोई चीटिंग नहीं हो रही होती, ऐसा कुछ नहीं। तो हो तो रहे हैं, फिर भी आज भी हो रहे हैं, तो कमी कहां है? कानून तो बन रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में अभी आज की तारीख में अगर हम बात करें, 1800 से मैं बात कर रहा हूं, जब से कि पूरा ब्रिटिश पीरियड का एक लीगली उसको एक राइट मिल गया भारत को, भारत में कानून बनाने के लिए, तब से लेकर आज तक अगर हम पूरे देश के कानून, सारे राज्यों के कानून, सारे नगर पालिका के कानून और ग्राम पंचायतों के कानून सब मिला लें, इनकी संख्या नहीं भी होगी 25 से 30 हजार से ज्यादा संख्या। 30 हजार से ज्यादा कानून हमारे देश में चल रहे हैं। इतनी तो आदमी की उम्र नहीं होती है। आदमी की उम्र कितने दिन की है? एक आदमी औसतन कितने दिन जीता है? अगर 100 वर्ष भी मान ले तो 36,000, 100 वर्ष तो नहीं, लगभग नहीं है, 70 भी मान ले तो 25,000 दिन वो लगभग जीता है। इससे ज्यादा तो नहीं जीता। एवरेज अगर हमने 70 मान लिया तो इतने तो हमारे कानून, बड़ी पेचीदगी है, बहुत सारे कानून हर चीज के लिए। और आगे भी, अभी ये विंटर सेशन आ रहा है, उसमें भी 2-4 कानून बन जाएंगे। पार्लियामेंट आ रहा है, विंटर सेशन, हो सकता है नए पार्लियामेंट हाउस में इनॉग्रेशन हो जाए, वहां भी 2-4 कानून बनी जाएंगे। कहने का मतलब है कि कानून बनाने की संख्या डे बाय डे बढ़ रही है। अभी वर्तमान सरकार ने उसमें एक अच्छा काम किया है कि जो पुराने यूजलेस लॉज हैं उनको हटाने का भी काम किया है। ये एक अच्छा काम। अभी जिसमें मैं रिपोर्ट आई, तो समस्या कहां पे? कानून को लेकर आपसे कहा गया है कानून का पालन। मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप जस्ट 18-20 के आसपास की आपकी उम्र है और आपके जीवन का पहला कदम व्यवहारिक जीवन में आया है। अभी तक आपने स्कूल एजुकेशन वगैरह पढ़ी है और जिसने जो कहा आपने मान लिया, बहुत ज़्यादा आपने विरोध नहीं किया। विरोध किया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत, माँ बाप ने कुछ कहा तो थोड़े बहुत आंसू वगैरह निकल आए। आपने हाथों से कोई विरोध नहीं किया होगा। समस्या कहां? अभी इस उसमें अभी आपको व्यवहारिक जीवन का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव हुआ होगा आपसे। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कब एहसास हुआ कि यार यहां पे कानून होना चाहिए? आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी अभी तक की लाइफ में? अभी ज्यादा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक आप लोग व्यवहारिक जीवन में आ गए हैं, तो कहीं आपको एहसास हुआ कि यार ये गलत हो रहा है? आप ही क्यों लगे? आप डीएल बनाने गए, डीएल सबका बन गया होगा लगभग। आरटी ऑफिस में गए होंगे, बन गया आसानी से, आसानी से बन गया। क्या हुआ? कुछ सुविधा शुल्क सभी के सभी लोग ने ये फेस किया होगा व्यवहारिक रूप। आप लोग ने यहाँ कॉम्पिटिशन फाइट किया, उसमें आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हुए। किसी ने अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाया होगा, निवासी प्रमाण पत्र, किसी ने अपना आय प्रमाण पत्र बनाया होगा, किसी ने अपना जाति प्रमाण पत्र बनाया होगा। गए होंगे आप लोग, सरकारी सिस्टम को आपने पहली बार फेस किया होगा, तो क्या अनुभव रहा वहां? अच्छा अनुभव था या
ठीक ठाक था या बुरा अनुभव था? जोर से बोलो। ठीक ठाक था। अभी कुछ चीजें ठीक ठाक है। बुरे लोगों का कितना अनुभव रहा है? बुरा अनुभव कितने लोगों का रहा? अच्छे अनुभव तो चलो आवाज आ गई, बुरे का एक व्यक्ति का या 2-3 व्यक्ति का बुरा अनुभव। तो यह अच्छी बात है। अभी आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग टेक्नोलॉजी के इस पीरियड में चल रहे हैं और अब सरकारें जो ये पब्लिक सर्विस सिस्टम है इसको मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के इसको लीगलाइज कर रहे हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम से कम हो। अभी कल ही उत्तराखंड सरकार ने एक अपना ऐप किया है, ई सर्विस नाम से, भारत सरकार उसको लॉन्च कर रही है कि मैक्सिमम सुविधाएं आपको, बेसिक सुविधाएं। देखिए है क्या, जो समस्याएं हैं वो ज्यादातर समस्याएं आम नागरिक को, और वो नागरिक जिसके की अपनी ठीक ठाक पहुंच है, जिसका की अपना ठीक ठाक बैंक बैलेंस है, जिसके की अपनी एक समाज में ठीक ठाक प्रतिष्ठा है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर लेता है। दिक्कत कहां है? आम व्यक्ति के साथ। उसके साथ दिक्कत होती है कि उसको अगर अपना डीएल बनाना है, उसको अपना अगर कुछ आय प्रमाण पत्र बनाना है, या उसको अपना निवासी प्रमाण पत्र बनाना है, वहां दिक्कत। तो वहां पे अभी काम हो रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं। अब ये तो हो गया एक फेज कि भाई ठीक है, सरकार ये काम कर रही है और मैक्सिमम लोअर लेवल पे। देखिए करप्शन की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि करप्शन आज ही है, ऐसा तो नहीं है। करप्शन आदिकाल से चला आ रहा है। अगर आप अपने धार्मिक उसमें भी देखेंगे तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं झूठ, षड्यंत्र, ये सब चीजें की घटनाएं मिल जाएंगी, ये सब मिल जाएंगे आपको, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और आज भी सिस्टम का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मिनिमम जो करप्शन की मात्रा है उसको मिनिमाइज किया जाए, आम नागरिक को एटलीस्ट ज्यादा करप्शन का सामना ना करे। अगर ऐसा है तो सिस्टम काम कर रहा है। अब जैसे आज के दिन में टेक्नोलॉजी वाइज ये चीजें चल रही है, तो मैक्सिमम लेवल पे काम, अब जैसे डीएल अगर बनाना है तो ठीक है, आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको एक डेट मिल जाएगी, आपको एक टाइम पे जाना है, अपना इंस्पेक्शन वगैरह कराना है और आपका बन जाएगा। अब किसी के साथ डॉक्यूमेंट की ही कोई दिक्कत है तो फिर उसको तो हमें बहुत दिक्कत देखनी पड़ेगी। पासपोर्ट का है वो भी आपका होता है। अब हम आते हैं दूसरे पहलू कि सरकार ने कानून तो बना देती है, कानून बनाना ही सफिशिएंट नहीं है। कानून को व्यावहारिक रूप में, सामाजिक रूप में उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। नहीं तो अगर मैं घटना बताऊं, दहेज प्रथा पता है सबको? फ्यूटस की घटनाएं आपकी हो रही है, ठीक है, गर्ल फ्यूटस तो इसमें जो कानून बन गया है वो आज नहीं बना है, 1960 में बन चुका है। 1960 में बन गया था दहेज के लिए, नेहरू जी ने। और इससे पहले की हम बात करें कि कन्या भ्रूण हत्या पे ये विलियम बेंटन ने 1834 में ही बना दिए थे दो कानून बनाए थे उस समय। एक था सती प्रथा, सबको पता होगा, और एक था कन्या हत्या। ये दो सामाजिक अपराध हमारे समाज में कई वर्षों, कई शताब्दियों से चले आ रहे हैं। 1800 में बना दिया गया था। और सती प्रथा का लास्ट घटना देखिए बना 1834 के आसपास। 1960 या शायद 83 के आसपास, 83 के आसपास भी एक घटना हुई है इस देश में सती प्रथा की, राजस्थान में। लगभग कानून बनने के 150 साल बाद भी घटनाएं हुई। और हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं,
दहेज पे कानून 1960 में बना हुआ है। आज हम कहाँ पे आ गए? 2022 पे आ गए। और आज भी आप लोग को पेपर में अक्सर ऐसी न्यूज़ मिल जाती है कि साहब ये दहेज हत्या और ये हत्या। तो कमी कहाँ है इसकी? सरकार ने तो कानून बना दिया। सरकार का काम क्या है? कानून ही तो बनाना है। और उसको इन्फोर्समेंट के लिए एग्जीक्यूटिव है, पुलिस प्रशासन है, डीएम है और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी बनी हुई है। कहाँ दिक्कत? सब कुछ। लेकिन कमी है हमारे सामाजिक चेतना की। जब तक हम अपने समाज में सामूहिक रूप से उसका विद्रोह नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी कानून बना लो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कानून बनाना अलग प्रक्रिया है, वो देश की प्रशासनिक व्यवस्था का काम है। वो कानून बना देगी, उसको लागू भी कर देगी। लेकिन एक्चुअल में जो सामाजिक लोग हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, उसको एडॉप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाते समाज में लोग एडॉप्ट। अभी भी देखो कन्या भ्रूण हत्या भी अभी भी आ रहे हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है, अब आपको खैर पता ही है हरियाणा जैसे स्टेट में क्या स्थिति है। लेकिन आज मुझे यहाँ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है। आज भी हमारे जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उनका भी स्टेटमेंट आया कि भाई समाज में अगर कानून को सही रूप में अगर लागू करवाना है तो महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। महिलाओं का कानूनी रूप से शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार का महत्वपूर्ण जो विषय है संस्कार, बच्चों में संस्कार। वैसे तो अब आजकल इसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मदर ओरिएंटेड नहीं रहा, क्योंकि अब आज की डेट में मैं तो नारी शक्ति को वास्तव में उनके दिल से सलाम करता हूँ कि उनको मुझे समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं तो महिला के ऊपर भले ही वो कितना पढ़ लिख जाए, सब जॉब में भी रहें, कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी भी परिवार की जिम्मेदारी महिला के ऊपर है। और वो जिम्मेदारी पहले भी थी, अब एक नई जिम्मेदारी डाल दी कि भैया तुम काम में भी करो। एक ऐसा समाज में माहौल बना दिया गया कि भाई चलो ये काम भी करें, इंडिपेंडेंट भी बने। लेकिन जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं उसमें महिला माता का बहुत बड़ा रोल है। पुरुष चाह के भी नहीं कर पाते, मतलब करने की कोशिश करते हैं। मैं भी खुद उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, मेरे साथ यही दिक्कत है, लेकिन मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी वाइफ हुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल में हैं, वो भी लॉ विषय भी प्रोफेसर हैं, और हमारे 2 बच्चे भी, और मैं यहाँ हूँ रुद्रपुर। अब समस्या क्या है? परिवार तो है, संभालने भी है, बच्चे भी संभालने हैं, क्या करें बताइए, कहाँ करें? अब मैंने कोशिश करी कि बच्चों को रखें अपने पास, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं भाई ये पुरुष का नेचर है या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो मैंने अपना अनुभव किया है कि कई सारे तिकड़ों में चला रहता है पुरुष का दिमाग, बाहरी रूप से, सामाजिक रूप से। अच्छा उसको देखना है, वहाँ देखना है, इधर देखना है, और घर में आएगा, घर में भी अगर बच्चों के साथ भी रहेगा तब भी उसका दिमाग इधर उधर ही भागता रहेगा। लेकिन महिला शक्ति में ये बहुत अच्छी मतलब तारीफ इसकी है, मैं तो अपना देखा कि वो मैनेज कर रही थी कि अगर बाहर क्या है तो बाहर, लेकिन घर में है तो फिर टोटली पूरा घर के लिए वो बच्चों को ज्यादा अच्छे से देख पा रही है। भाई बच्चे इरिटेट मतलब ठीक है, वो टीवी वगैरह में सब देखता है, 2-4 मिनट के लिए बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, ये प्रैक्टिकल है। लेकिन फिर 1 घंटे बाद
थोड़ा गुस्सा ही जाता है, ज़्यादा इरिटेट करने चीज करने लगे। लेकिन नारी शक्ति बड़े तरीके से उसको डील करती है, बड़े आराम से डील करती है। तो अभी भी व्यवस्था ये हमारे परिवार में है कि भाई चलो ठीक है, पढ़ाई बच्चों की वहीं नैनीताल में हो रही है, लेकिन अभी जैसे जाड़ों का सेशन आएगा तो 3-4 महीने बच्चे मेरे पास रहते हैं। मैं इस साल में 8 महीने बच्चे वहाँ रहते हैं और 3-4 महीने मेरे पास रहते हैं। लेकिन 3-4 महीने में कोशिश करता हूँ कि मैं उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊँ, लेकिन नहीं होता। तो जो हम बात कर रहे हैं कानून के पालन की, जो हम बात कर रहे हैं कानून का पालन जो विषय है उसमें देखिए, आप कानून से लड़ नहीं सकते, मीन्स कि आप जब भी कानून का विरोध करेंगे, अभी जैसे वक्ता महोदय ने कहा था कि कानून तो बनते ही तोड़ने के लिए, सही बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, सच्चाई है। गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड का विरोध तो किया, ब्रिटिश शासन का, उन्होंने ब्रिटिश कानून का विरोध किया ना, ब्रिटिश कानून को तोड़ा ना, तो कानून तो उस समय भी था, तोड़ा, लेकिन किस तरीके से तोड़ा? आपकी एक लंबा समय है, अब आपके जीवन का लंबा भी, आप 20 साल में हैं, अगले 40-50 साल आपके अपने हैं, लेकिन इन 40-50 साल में मेरा जो आपके लिए सलाह है कि आपके जीवन में कई ऐसे दौर आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि मैं विद्रोह कर दूं, और करना भी चाहिए। जहां आपको गलत लगता है विद्रोह करना चाहिए, लेकिन विद्रोह का जो तरीका होगा और जो होना चाहिए कानूनी रूप से, वो लोकतांत्रिक होना चाहिए थे, अहिंसात्मक होना चाहिए। उसमें नो वायलेंस, अहिंसात्मक रूप से आप आंदोलन कीजिए, अपनी बात रखिए। और देखिए, इसमें अनुभव बहुत बड़ी चीज है। अनुभव क्या है? जब गांधी जी भारत आए थे, आपको पता है गांधी जी ने ब्रिटिश इंग्लैंड में जाके बैरिस्ट्री पढ़ी और अफ्रीका में उन्होंने बैरिस्ट्री एक्चुअल करी, अफ्रीकन पीरियड, और वहां भी ब्रिटिश का ही राज था, तो ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने जो उनकी गलत नीतियां थी उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह उन्हें वायलेंस नहीं था, अहिंसात्मक रूप से विद्रोह किया, और वो उसमें सफल हुए। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब 1905 के आसपास जब गांधी जी भारत आए, तो उस समय जो भारत में ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल जो थे, उन्होंने स्पेशली बुलाया कि गांधी जी ऐसा है कि आप भारत को आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने अफ्रीका में किया वो यहाँ ना करें। उनको ये चेतावनी दी गई, चाय में बुलाया गया, अच्छे से बैठिए, और उनको कहा गया कि आप ठीक है, आपने वहाँ ये सब कुछ किया है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें। तो वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से और बिल्कुल मजबूत जो थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इतना वचन देता हूं आपको कि इसमें कहीं पे भी हिंसा नाम की चीज नहीं होगी, लेकिन जहां गलत होगा मैं अहिंसा पूर्वक उसका पूरा विरोध करूंगा। तो आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे कि जहां आपको कानून लगेगा कि यार हो गलत है मेरे हिसाब से, तो आप विरोध करेंगे, उसका करना भी चाहिए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसमें अहिंसा जरूरी है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रशासन से समस्या है, पुलिस व्यवस्था से समस्या है, तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन तरीके से दीजिए और सुनी जाएगी। और सुनने में थोड़ा समय तो लगता है। किसान आंदोलन में भी आपने देखा था, कितने समय बैठे रहे थे, कितने समय बैठे रहे, लगभग 1 साल बैठे थे, रोड में बैठ गए, जाड़ा गर्मी बरसात सब देखा, और उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार ने आप ही के जो एग्रीकल्चर से संबंधित कानून थे वो क्या किए? वापस लिए। अगर वहीं अगर हुड़दंग हो जाता, वायलेंस हो जाता, क्या ऐसे संभव था? नहीं। तो ऐसे घटनाएं या ऐसी परिस्थितियां आपके सामने भी आएंगी, भविष्य में आएंगी, अभी नहीं, मेरे पास भी आएंगी। सर ने भी शायद फेस की होंगी इस तरह की समस्या। तो हर व्यक्ति इस तरह की समस्याएं
फेस कर रहे हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप समस्याएं जब होंगी तभी तो सोल्यूशन निकलेंगे, उससे पहले तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, घर बैठ के तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जहां आपको गलत लगता है विरोध करें, लेकिन संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से उसका तभी आप अपने कानून के प्रति जागरूक हैं। और ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग सुन चुके हैं काफी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अभी आप जस्ट आपका शुरुआत, लाइफ की शुरुआत हो, और अपने लाइफ के फुटप्रिंट हमेशा साफ रखें। मेरी सलाह आप लोगों से, कभी भी शॉर्टकट या गलत तरीके से कुछ भी हासिल करने की कोशिश ना करें। आपको टाइम बीइंग के लिए तो मिल जाएगा वो केस, और आपको सफलता मिल भी जाएगी, आप आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको प्रकृति, ये नेचर आपको लाइफ में पीक में लेके जाता है, जब आप बिल्कुल प्रसिद्धि के स्तर पे होते हैं, हो सकता है आप ही में से कई लोग इसमें से एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने, हो सकता है कुछ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बने, हो सकता है कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस बने, नोबडी नोस, अच्छे अध्यापक बने, अच्छे वाइस चांसलर्स बने। तो जब आप वहां जाएंगे, उस समय पर जब आप जाएंगे, तो उस समय पर आपके चाहने वाले भी बहुत होंगे, और वो चाहने वाले ऐसे होंगे कि आपके साथ पुस्तकों का डाटा निकाल लाएंगे, और आपने क्या किया था उस समय पूरा खोल खोल के दिखाएंगे। आजकल आप देखते होंगे ना, सोशल मीडिया में देखते होंगे, एक मैं आपको देता हूं उदाहरण, गांधी जी की फोटो देखते होंगे आप, एक महिला के साथ नृत्य करते हुए, सर डांस करते हुए देखिए होगी आप लोग, और कह दिया क्या दिक्कत है अभी, वो परिस्थिति वहां पे थी। अब आप मान लीजिए कि आपके घर में आपके दादाजी हैं, और आपकी पार्टी होगी, जन्मदिन की पार्टी होगी, और आपके कुछ दोस्त भी आए हैं, आपके परिवार के सभी लोग उसमें शामिल हैं, दादा दादी सभी लोग शामिल हैं, डांस हो रहा है, और आपकी किसी दोस्त ने आपके दादी को पकड़ के स्टेज में ले आए, आओ जी दादी डांस करें। दादी ने बहुत मना किया, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा भी, चलो बच्चों की खुशी है, फोटो खींच ली, और 4 महीने बाद सोशल मीडिया में चिपका दिया, ये देखो दादाजी की हरकतें। व्हाट्स रॉन्ग? मतलब उस परिस्थिति में कभी कोई चीजें हुई होंगी, ठीक है, नॉर्मल कोर्स में हुई होंगी, लेकिन उसको कैसे गलत तरीके से आज रिप्रेजेंट करो, कितने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करो। तो अब उस समय तो देखिए कि एक ही फोटो थी, आजकल तो आपको किससे जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, जैसे कोई इवेंट का फोटो खींची तुरंत लगाई फेसबुक में। और इन फोटोज का एहसास आपको तब होगा जब आज से 40 साल बाद आप किसी एक अच्छी जगह पर पहुंचेंगे, तब आपकी यही फोटो में निकाली जाएगी उस समय। तो मेरी ये सलाह है आपसे, आप यूज कीजिए अच्छी चीजें, लेकिन कभी भी फेसबुक या इंस्टा में ऐसी कभी फोटो कुछ इस तरह की जिसका कि गलत इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, इन चीजों में थोड़ा सा सावधान रहें, और रॉन्ग प्रैक्टिस कभी ना करें। मैं आप ही के क्षेत्र का एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने कई अनुभव ऐसे किए हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैं देख रहा हूं, एक मैं नाम नहीं लूंगा कहां की क्या है, लेकिन एक जस्ट घटना मैं बता रहा हूं। वाइस चांसलर साहब थे, 2 बार या तीसरी बार वो वाइस चांसलर बन गए, और जब पीक पे थे अपने, उनके किसी चाहने वाले ने निकाल लिया कि उन्होंने जो पीएचडी करी है साहब, उसमें उन्होंने चीटिंग करी है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, और वो प्रूफ हो गई। अब पीएचडी सोचो उन्होंने कब करी होगी, जस्ट आप ही की एज के
5-6 साल पीरियड के अंदर, मतलब 25-30 साल में उन्होंने पीएचडी करी होती, 60-65 साल में वाइस चांसलर बन गए, करीब उस समय थी 30-35 साल पहले। परिणाम आज है इनका, और उनकी मजबूरी भी, या तो उनको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, या फिर उनको 2 ऑप्शन दिए गए, या तो आपके खिलाफ क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, या फिर आप चुपचाप क्या करें, इस्तीफा देके निकलें चुपचाप। और ज़्यादा नहीं, अभी कल ही पिछले हफ्ते का एक एपिसोड हुआ है, अल्मोड़ा में एक यूनिवर्सिटी खुली है, SSJ यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर साहब को इस्तीफा देके जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट में, ठीक है किसी भी तरीके से बाय सोर्स और किसी तरह से उन्होंने अपॉइंटमेंट करवा लिया, लेकिन आफ्टर वो सुप्रीम कोर्ट से वो ये डिसाइड हुआ कि इनका अपॉइंटमेंट क्या है, गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता, उन्होंने उससे पहले क्या कर लिया, रिजाइन कर दिया। तो कहने का मतलब मेरा यह है, आपकी बहुत अच्छी अभी शुरुआत हो रही है, तो इस शुरुआत को आप स्ट्रांग बनाएं, हमेशा ईमानदारी के साथ चलें। और मैं इससे भी बड़ा अगर एग्जाम्पल दूं, देखिए कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो कभी कानून के शिकंजे में आया तो बचेगा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं किसका, देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का, सब जानते हैं, सब लोग वेल नोन। उनकी प्रधानमंत्री का जो टेन्योर था, वो हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, और उनकी एक गलती की वजह से 1972 में जब इलेक्शन हुए तो रायबरेली से वो इलेक्शन लड़ी, उनके अगेंस्ट लड़े राजनारायण, उनके अगेंस्ट लड़े, और गलती उनके संज्ञान में थी या नहीं थी ये अलग विषय है, क्योंकि देखो 1971 में खुद प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री जैसा शख्स का अगर व्यक्ति अपने इलेक्शन कैंपेन में आएगा तो सरकारी मशीनरी के वैसे एक नियम है कि जब इलेक्शन में एक नियम है, क्या है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी कैंपेन के लिए आ रहा है तो उस कैंपेन का जो भी मैनेजमेंट होगा वो पार्टी के लोग करेंगे, उसमें कोई भी सरकारी ऑफिसर या सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होगा। ये एक नियम है, समझे नहीं, एक नियम है। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री हैं और आयरन लेडी हैं, उसी समय उन्होंने इलेक्शन पॉलिटिकल वे में उन्होंने लिया था, उनको इलेक्शन उन्होंने 1 साल पहले करवाया था, इसलिए करवाया था क्योंकि एक अच्छी राजनीतिज्ञ भी थी वो, तो पहले उन्होंने इलेक्शन करवा लिया था। तो उनके इलेक्शन में क्या हुआ कि जो उनके इलेक्शन सेक्रेटरी थे वो सरकारी कर्मचारी थे, तो उन्होंने वहाँ टेंट वेंट की व्यवस्था कर दी, कुर्सी मेज वगैरह की व्यवस्था कर दी, तो ठीक ही है, मैडम आई है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लकीली वो इलेक्शन जीत भी गई और देश की वो प्रधानमंत्री भी बन गई, बहुत भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन जो उनके अगेंस्ट थे वो राजनारायण मिश्र भी, उन्होंने कोर्ट में केस किया कि इन्होंने जो इलेक्शन जीता है, इन्होंने इलेक्शन नियमों का उल्लंघन करके ये सीट जीती है। तो उसका फैसला जस्टिस खन्ना उनके उसमें थे, उन्होंने फैसला दिया और स्पेशली प्रधानमंत्री को कोर्ट के अंदर बुलाया गया। प्रधानमंत्री आप समझते हैं, कोर्ट के अंदर बुलाया गया और आना पड़ा। कोर्ट में उनके स्टेटमेंट लिए गए और कोर्ट के अंदर नॉर्मली भी देखो प्रधानमंत्री कहीं भी जाएगा लोग पहले से खड़े होकर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन उस समय कोर्ट में जब आई तो ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे, कोई उनके सम्मान नहीं था, क्योंकि वो कोर्ट का प्रोटोकॉल। अब ठीक है, प्रधानमंत्री हैं तो एक उनके वकील ने जज साहब से बात करके इतनी अनुमति ले ली कि साहब मैडम को एक कुर्सी दे दी जाए, इतनी अनुमति दे दी। ठीक है कि वो यहाँ पर अपनी प्रेसिडेंट, नॉर्मली आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर खड़े हुए अपने स्टेटमेंट देने होते हैं, एक कुर्सी दे दी और उनकी बहस वगैरह सब हुई।
तो उसके बाद सारी जिला तो जस्टिस खन्ना ने ये कहा था कि उन्होंने इलेक्शन गलत तरीके से जीता है, इसलिए इनकी सांसद की जो सीट है वो कैंसिल की जाती है और अगले 6 साल तक ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, क्या कहना चाह रहा हूं कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, भले ही देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन अगर वो उसने कुछ गलती कर दी है और वो कानून के शिकंजे में आ गए, तो भले ही आप कुछ हो, फिर आप बच नहीं सकते। इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखें कि हमेशा नियमों का पालन करें। अगर आपने कुछ गलती करी तो बचने की संभावना बिल्कुल ना के। आप लोग की शुरुआत है, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग अपने सपनों को, आपके जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों और आप इस देश का, इस विश्वविद्यालय का देश विदेश में नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। और इसी के साथ धन्यवाद।